नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना, यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। विगत 4 अंकों में मैंने आपसे राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 के संबंध में चर्चा की है। मैंने आपको विगत अंकों में बताया है कि राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 में 6 रणनीतिक मिशन स्तंभ हैं और उनको प्राप्त करने के लिए 16 उद्देश्य एवं रणनीतियाँ निर्धारित की गई हैं। विगत अंक से मैंने प्रत्येक रणनीति स्तंभ पर, रणनीतिक मिशन स्तंभ पर अलग अलग चर्चा शुरू की है। विगत अंक में मैंने रणनीति मिशन स्तंभ 1 नींव का सशक्तिकरण का उल्लेख किया है। इस अंक में मैं रणनीतिक मिशन 2 जीवंतता को प्रोत्साहित करना की चर्चा करूंगा। हर एक रणनीतिक मिशन के साथ उसको कैसे प्राप्त किया जाए, उस उद्देश्य के लिए क्या रणनीति हो, इसकी विस्तृत चर्चा है। अब जो रणनीतिक मिशन स्तंभ 2 है, जीवंतता को प्रोत्साहित करना, उसके अंतर्गत कहा गया है कि यह नीति सदस्यों को अधिक आय के लिए सहयोग तंत्र के रूप में सहकारी समितियों की जीवंतता और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता की कल्पना करती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के प्रमुख मार्ग के रूप में यह जीवंतता सहकारी इकोसिस्टम और बहुआयामी विस्तार के प्रोत्साहन को चिन्हित करती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो रणनीतिक स्तंभ 2 है, वह अपने में सहकारी समितियों की जीवंतता को प्रोत्साहित करने, उसको जागृत करने, उसके समग्र उद्देश्य प्राप्त करने का उल्लेख करता है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम सहकारी व्यावसायिक इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। भारत सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है सहकारी समितियों को एक व्यवसायिक इकाई के रूप में, एक प्रतिस्पर्धी इकाई के रूप में, एक जीवंत इकाई के रूप में विकसित करना। सहकारी व्यावसायिक इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहन के संदर्भ में पहली जो चर्चा आती है वह है कि आत्मनिर्भर व्यवसाय सहयोग तंत्र के प्रोत्साहन द्वारा सहकारी व्यवसाय की वृद्धि और विकास के लिए जीवंत इकोसिस्टम के सृजन को बढ़ावा देना। यह तंत्र सुगम वित्त, व्यवसाय अनुसंधान और परामर्शी सेवाओं जैसे विपणन, ब्रांडिंग आदि के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र का विकास और क्षमता निर्माण संस्थानों को सहयोग प्रदान करना है। कहने का मतलब कि व्यवसायिक इकाई के रूप में विकसित करने के लिए, आत्मनिर्भर इकाई के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास करना। इसी के अंतर्गत दूसरा बिंदु यह है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समिति को विकास इंजन के रूप में केंद्रित कर राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श सहकारी गांव के विकास के लिए प्रोत्साहित करना। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों को विभिन्न व्यवसाय वर्टिकल्स, बिजनेस वर्टिकलिटी के लिए सुशासन और व्यवसाय प्रबंधन के विकास हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। जिले के अन्य गांवों को सर्वप्रथम इस आदर्श गांव की बराबरी करने और उसके पश्चात राज्य में श्रेष्ठ बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कम से कम कह रहा है कि प्रत्येक जिले में प्राथमिक कृषि साख समिति को विकास के इंजन के रूप में केंद्रित कर राज्यों और संघ राज्य शासित प्रदेशों को प्रत्येक जिलों को कम से कम एक आदर्श गांव के रूप में विकसित करें और फिर उसका उदाहरण अन्य को प्रस्तुत करके विकसित करने के लिए प्रेरित करें। यह पैक्स की जिम्मेवारी है। दूसरा फिर आगे कहा गया है शहद, मसाले, कॉफ़ी, चाय, औषधीय एवं सुगंधित पौधे, रेशम के कीट, फल, मशरूम, पुष्प कृषि, पोल्ट्री उत्पाद जैसे विशिष्ट ग्रामीण उपज के लिए सहकारी आर्थिक क्लस्टरों को बढ़ावा देने हेतु राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना। कहने का अभिप्राय है कि सहकारी क्षेत्र के लिए नए नए द्वार खोलने की बात करता है, नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। सहकारी क्षेत्रों को शहद के क्षेत्र में, मसाले के क्षेत्र में, कॉफ़ी के क्षेत्र में, चाय के क्षेत्र में, औषधीय एवं सुगंधित पौधे
के क्षेत्र में रेशम के कीट, फल, मशरूम, पुष्प केसरी, पोल्ट्री उत्पाद इत्यादि जैसे विशिष्ट ग्रामीण उपज के लिए सहकारी आर्थिक क्लस्टरों को बढ़ावा देने हेतु राज्यों संघ राज्यों को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य यह सहकारी नीति रखता है। आगे फिर है सहकारी समितियों को भौगोलिक संकेतक। सहकारी समितियों को भौगोलिक संकेतक, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौतिक संरचना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, बौद्धिक संपदा अधिकार और ट्रेडमार्क के माध्यम से विपणन के अवसरों को ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना। तो सहकारी समितियों को भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के माध्यम से, बौद्धिक संपदा अधिकार और ट्रेडमार्क के माध्यम से विपणन के अवसरों को ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करने का उल्लेख यह सहकारी नीति करता है। फिर कहा गया है भारत नामक अम्ब्रेला ब्रांड के अधीन सभी जैविक, कृषि और डेयरी उत्पादों को ब्रांडिंग करने और राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के स्थापित ब्रांड का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करना। यह एक कॉमन ब्रांड की बात करता है, भारत ब्रांड। जैसे तो बहुत सारे ब्रांड हैं सहकारी समितियों के, जैसे दूध के क्षेत्र में अमूल है गुजरात में, तो हमारे यहाँ सुधा है, लेकिन ये कॉमन भारत ब्रांड की बात करता है और उसके अंतर्गत ही अन्य ब्रांड को स्थान देता है। फिर आगे है सहकारी समितियों को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विभिन्न मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी सहकारी नीति का उद्देश्य है। इससे उनके ब्रांड का प्रदर्शन होगा और बाजारों तक पहुँच मिलेगी। कि सहकारी समिति अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करे, इसके लिए वे अंतर्राष्ट्रीय है या राष्ट्रीय स्तर पर है या राज्य स्तर पर विभिन्न मेले और प्रदर्शनियों में पार्टिसिपेट करें, यह भी इसका उद्देश्य है। फिर अगला जो बिंदु के रूप में बात करता है, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सहित बहुआयामी विस्तार को बढ़ावा देना और सदस्यों की आय में वृद्धि करना। यह कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक भी सहकारी समितियों के प्रोडक्ट की पहुंच होनी चाहिए और इसमें उद्देश्य प्राप्ति की जो रणनीतियाँ तय की गई हैं वह क्या है, मैं उसको 1, 2, 3 करके आगे बताता हूँ। यह कहता है कि निर्यात हब पहल के रूप में एक जिला एक प्रोडक्ट के अंतर्गत सहकारी समितियों को निर्यात योग्य उत्पाद की और संरेखण के लिए प्रोत्साहित करना। कि जो निर्यात 1 जिला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत एक उत्पाद के लिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके निर्यात के लिए। जैसे हाजीपुर में है तो केला है, वैशाली जिला केला, मुजफ्फरपुर का लीची हुआ, इसका मखाना हुआ दरभंगा का। सहकारी समितियाँ इस तरह के निर्यात को बढ़ावा देने का कार्य करें, यह बात करता है। फिर आगे कहता है कि डेयरी सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास, रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण के लिए श्वेत क्रांति 2 हेतु डेयरी सहकारी समितियों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें प्रोत्साहित करना। मैंने पहले भी चर्चा की है कि भारत सरकार ने अब श्वेत क्रांति 2 को SOP निर्गत किया है। फिर आगे है ऐसे क्षेत्र जहां मत्स्य पालन आजीविका का प्रमुख स्रोत है, विशेषकर उन जिलों में जहां अवसंरचना कमजोर है मत्स्य पालन से संबंधित, वहां मत्स्य बीज उत्पादन सहित मत्स्य सहकारी समितियों के प्रोत्साहन पर बल देना। जहां मत्स्य पालन ही आजीविका का स्रोत है तो वहाँ मत्स्य सहकारी समितियों, मत्स्य बीज उत्पादन के प्रोत्साहन पर बल देने का यह उल्लेख इसने करता है। फिर आगे कहता है जैविक उत्पाद बाजार में अग्रणी बनने के लिए सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना। जैविक प्रोडक्ट्स में भी सहकारी क्षेत्रों को लीड ले, इसकी यह चर्चा करता है। फिर आगे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सहकारी क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना और देश के कुल निर्यात में सहकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाना। देश का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें सहकारी समितियों का शेयर बढ़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति का गठन भी कर दिया है। फिर आगे है प्राथमिक सहकारी समितियों के किसान सदस्यों के माध्यम से मिलेट्स मतलब मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहित करना और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तथा इसे नियमित आहार का एक प्रमुख हिस्सा बनाने में लोकप्रिय बनाने के लिए नेफेड, NCCF इत्यादि जैसे राष्ट्रीय सहकारी समितियों को इनके हेतु प्रोत्साहित करना। मतलब जो प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, लेकिन इनको यह जिम्मेदारी दी जा रही है कि किसान सदस्यों को कहे कि वे मोटे अनाज का उत्पादन करें और इनको नियमित आहार का एक हिस्सा बनाया जाए ताकि खाद्य सुरक्षा और पोषण प्राप्त हो सके। और साथ ही इसके लिए यह जरूरी है कि नेफेड है, NCCF है
उनकी खरीद को प्रोत्साहित करें। हमारे यहाँ मक्का की खरीद का काम एनसीसीएफ को दिया गया है, हालांकि वो खरीद हुई है कि नहीं इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है। फिर आगे कहता है, कृषि पद्धति में परिवर्तन करके सहकारी समितियों के किसान सदस्यों द्वारा दलहन, तिलहन और मक्का के उत्पादन में वृद्धि करना तथा दलहन और तिलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाने एवं आयात पर निर्भरता कम करने के लिए नेफेड, एनसीसीएफ इत्यादि जैसी राष्ट्रीय सहकारी समितियों को इनकी खरीद हेतु प्रोत्साहित करना। पहले मैंने आपसे चर्चा की, कहता है कि मोटे अनाज के उत्पादन के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समिति है अपने सदस्यों को प्रेरित करें और इसको भोजन के एक अंग के रूप में स्वीकार करें, इसकी लोकप्रियता को बढ़ाएं और साथ ही इनकी खरीद हेतु एनसीसीएफ और नेफेड आदि सहकारी समिति को प्रेरित किया जाए। फिर कहता है कि दलहन और तिलहन के उत्पादन के लिए जो क्रॉप पैटर्न है अभी केवल धान गेहूँ खासकर बिहार में, उसको बदलने की कोशिश की जाए और किसानों को प्रेरित किया जाए कि वे दलहन और तिलहन का उत्पादन करें और मक्का का उत्पादन में वृद्धि करें और इसको या देश को दलहन और तिलहन की आयात में जो निर्भरता है उसकी कमी आ सके और साथ ही दलहन तिलहन आदि खरीद के लिए नेफेड और एनसीसीएफ को भी प्रेरित किया जाए और प्रोत्साहित किया जाए। बड़ी दूरगामी लक्ष्य है। मोटे अनाज, दलहन तिलहन में आत्मनिर्भरता, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। जिला सरकार अपनी सहकारी नीति का निर्माण करती है, अलग से करती है तब। फिर आगे कहता है, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को सहयोग देनी होती सहकारी चीनी समितियों को मक्का सहित वैकल्पिक फीड स्टॉक का उपयोग कर इथेनॉल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना। मानी देश का जो कच्चा तेल पर आयात की निर्भरता है उसको कम करने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को सहयोग देने हेतु सहकारी चीनी समितियों को मक्का सहित वैकल्पिक फीड स्टॉक का उपयोग कर इथेनॉल उत्पादन को वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की बात करता है। यह भी एक बहुत ही दूरगामी सोच है और सहकारी चीनी मिल बिहार राज्य में तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में खासकर महाराष्ट्र में तो काफ़ी काम कर रही हैं चीनी मिल में। फिर आगे चर्चा है, सदस्यों की आय बढ़ाने के लिए पूंजी प्रवाह द्वारा मूल्य वर्धित उत्पादों के विनिर्माण सहित मौजूदा प्रसंस्करण क्षमताओं की वृद्धि को प्रोत्साहित करना। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। फिर आगे कहता है कि सहकारी समितियों के दायरे में कम से कम 50 करोड़ लोगों को शामिल करने के लिए आर्थिक संरचना का सृजन करने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र के योगदान को आगामी 10 वर्षों में तिगुना करने का मार्ग प्रशस्त करने की सिफारिश करने के लिए कार्यबद्ध का गठन करना। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। यह कहता है कि सहकारी समिति के दायरे जो अभी 30 करोड़ लोग जो इसके सदस्य हैं विभिन्न सहकारी समितियों की, 8 लाख सहकारी समितियों की, उसको बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया जाए और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सहकारी समिति का कंट्रीब्यूशन है वह आगामी 10 वर्षों में यानी 2034-35 तक उसको 3 गुना बढ़ा दिया जाए और इसके लिए अनुशंसा करने हेतु एक कार्यदल का गठन किया जाएगा और केंद्र सरकार अपने स्तर से करेगी ही, क्योंकि केंद्र सरकार काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। तो आज इस अंक में मैंने जो रणनीतिक मिशन स्तंभ 2 है जो जैवविविधता को प्रोत्साहित करने की बात करता है और उससे संबंधित जो बिंदु है कार्यान्वयन बिंदु, उसकी चर्चा की। इस अंक में इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए रणनीतिक स्तंभ पर चर्चा के लिए। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।